जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, कक्षा 10 एनसीईआरटी का फिजिक्स देख रहे हैं ना, भौतिक विज्ञान देख रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए। भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या देखे थे, प्रकाश में तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, जो भाग 1 था प्रकाश में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये प्रकाश होता क्या है ना, प्रकाश क्या होता है और उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी परिभाषाएं थी उनको हम लोग देखे थे। प्रकाश स्रोत क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं और प्रतिबिंब हम लोग प्रतिबिंब देखे थे। प्रतिबिंब के प्रकार के 2 प्रकार के, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिकली भी देखे थे कि प्रैक्टिकली में देखे थे कि कैसे प्रतिबिंब क्या हो रहा था, उस पर क्या नाम होता था, पर्दे पे बन जा रहा था, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे बन रहा था और आभासी प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं बन रहा था। इन चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली देखे भी थे ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आए तो पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, प्रतिबिंब वगैरह के बारे में जो बताया गया है उन चीजों को क्लियर करें। आज फिलहाल हम लोग चालू करते हैं उसका अगला टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण है ना। देखिए हम लोग परावर्तन देख लिए थे। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती, किसी चिकने सतह से टकरा करके, चिकना सतह कोई मान लीजिए ये है चिकना सतह, उस दिन मैं बताया था खाली होता है, शीशा होता है, वहां से टकराने के बाद प्रकाश की किरणें, इस तरह से प्रकाश की किरणें आती हैं, टकराने के बाद जब पुनः उसी माध्यम में जाती हैं, यानी एयर से आई और फिर कहां चली गई, एयर में ही चली गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं ना। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस जाती हैं तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं ना। एक चीज और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। परावर्तन का नियम देख लेते हैं ना। परावर्तन का नियम क्या होता है, देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, यहां से आज हम लोग देखते हैं परावर्तन का नियम। देखिए परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना। क्या होता है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी दो नियमों के तहत क्या होता है, परावर्तन की क्रिया होती है ना। पहला नियम इसमें क्या होता है, नियम नंबर 1 है। देखिए साथ साथ क्या करेंगे, आप कॉपी कलम रख लेंगे, नोट्स को क्या करेंगे, बनाते रहेंगे, नोट्स बना करके उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज जब करते रहेंगे तो जो बाकी हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे इसमें या एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको बातें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं परावर्तन का पहला नियम क्या होता है। परावर्तन का पहला नियम देखिए उस दिन हम लोग देखे थे इस तरह से, ये क्या था, आपका परावर्तक पृष्ठ था, यहां से आपतित किरण आई थी, यहाँ पे पॉइंट P था, इसको आपतन बिंदु कहे थे। यहाँ पे हम लोग फिर क्या किए थे, अभिलंब को खड़ा किए थे और ये जो किरण गई थी परावर्तित किरण थी ना। तो इसका पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है कि जो ये आपतन कोण होते हैं, आपतन कोण I, आपतन कोण I, और ये कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण ना। आपतन कोण, परावर्तन कोण, पहला नियम होता है कि I बराबर कितना होता है, R ना। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है ना। तो पहला नियम दिमाग में रखेंगे, आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण होता है, हमेशा होता है ना, ये होता है। दूसरा नियम इसका क्या होता है, ये जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं। नहीं, जैसे ये तल है आपका, ये जो तल है आपका, इसको XY तल बोलते हैं ना, एक ही तल में होते हैं ना। तो ये दूसरा नियम आपका हो जाएगा। नियम को आप लिख लेंगे। तो दूसरा नियम कैसे लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं ना। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा नियम इसका हो गया। इसका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है गोलीय दर्पण क्या होता है ना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, चीजों को क्लियर करते रहेंगे। गोलीय दर्पण होता है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर बोला जाता है ना, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होता है
जैसे मान लीजिए गोली दर्पण हम लोग किसे कहेंगे, कांच का अगर कोई खोखला गोला हो, कांच का कोई खोखला गोला हो, जैसे फुटबॉल आपका होता है, फुटबॉल जो होता है वो ग्लास का बना हो, कांच का कोई खोखला गोला हो, मान लीजिए गोला है, कांच का खोखला गोला है, इसको क्या करें हम लोग कट कर देना, यहां से मान लीजिए ऐसे कट कर देते हैं, एक पार्ट ये बनेगा, कांच के किसी खोखले गोले को अगर हम लोग कट करते हैं, देखो एक पार्ट ये मान लीजिए बन जाएगा इस तरह से, एक पार्ट ये बन जाएगा, इस तरह से तमाम पार्ट उसमें बनेंगे ना, देखिए इस तरह से ये बन रहा ना, यानी कि क्या हुआ, एक भाग ये बना ऐसे बना, दूसरा भाग ऐसे बना, तीसरा भाग ऐसे बना, ऐसे तमाम भाग आपको मिलेंगे ना। तो इन भागों को ही हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं ना, इन सभी भागों को गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन आप लोग कैसे याद करके रखेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच के किसी खोखले गोले के कटे हुए भागों को, जितने भाग इसके कट के निकलेंगे, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं ना। गोली ये हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण हो जाएगा। अब जो गोलीय दर्पण होता है कई प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण के प्रकार, इसके प्रकार कितने होते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है ना। दो प्रकार का कौन कौन सा प्रकार होगा, पहला हो जाता है उत्तल गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण होता है, उत्तल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण होता है। उत्तल गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, ये जो गोलीय दर्पण आपका होता है, गोलीय दर्पण, जो गोलीय दर्पण आपका होता है इस तरह से, ये गोलीय दर्पण आपका है। गोलीय दर्पण के जब दबे हुए भाग पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, दबा हुआ भाग माने अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाले भाग पे अगर हम लोग क्या करें, पेंट कर दे माने यहां से परावर्तन की क्रिया ना होने पाए ना। जब अंदर वाले भाग पे हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो परावर्तन की क्रिया कहां से होगा, ये उभरे हुए भाग से होता है ना। परावर्तन की क्रिया क्या होता है, उभरे हुए भाग से होता है, इस तरह से परावर्तन क्रिया यहां से होगा नहीं। अगर कोई गोलीय दर्पण इस प्रकार से है कि उसके क्या हुआ, दबे हुए भाग पे क्या हो, पेंट हो, उभरे हुए भाग से क्या होता है, परावर्तन होता है, इसे हम लोग बोल देंगे उत्तल गोलीय दर्पण बोलते हैं। बात समझ में आया, ये आपका उत्तल गोलीय दर्पण हो जाता है। दूसरा होता है, दूसरा इसमें होता है अवतल गोलीय दर्पण, अवतल गोलीय दर्पण होता है, अवतल गोलीय दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए अवतल गोलीय दर्पण हम लोग किसे कहते हैं, जब क्या होता है, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण ये आपका है ना, गोलीय दर्पण, सॉरी देखिए गोलीय दर्पण जब क्या होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से अगर है, देखिए अगर गोलीय दर्पण इस तरह से आपका है, और क्या हो रहा है इसमें, अब की बार पेंट कहां से कर रहे हैं, बाहरी पृष्ठ पे हम लोग पेंट कर दे रहे हैं, बाहरी पृष्ठ पे पेंट कर दे रहे हैं, इधर से पेंट कर दे रहे हैं, उभरे भाग पे क्या कर रहे हैं, पेंट कर दे रहे हैं ना। जब पेंट कहां होता है, कलई इसको बोला जाता है। जब कलई कहां से होता है, इसके उभरे हुए भाग पे कलई होता है, तथा परावर्तन की क्रिया कहां से होता है, दबे हुए भाग से होता है ना। जब परावर्तन की क्रिया दबे हुए भाग से होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल गोलीय दर्पण। ये क्या होता है, उत्तल गोलीय दर्पण। पेंट कहां होगा, दबे हुए भाग पे, परावर्तन कहां होगा, उभरे हुए भाग पे, ये उत्तल होगा। उत्तल माने उठल, उठल, उठल। जब परावर्तन उठल पृष्ठ से होता है, परावर्तन उठल जो उठा हुआ भाग नहीं, उठल पृष्ठ से होता है, उसे हम लोग कह देंगे उत्तल, ये उत्तल हो जाएगा ना। और जब परावर्तन कहां से होगा, दबे हुए भाग से होगा, परावर्तन क्रिया जब दबे हुए भाग से होगा, तब हम लोग क्या कह देंगे, इसको अवतल गोलीय दर्पण कह देते हैं। इस तरह से ये दो तरह के क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं ना। गोलीय दर्पण दो तरह से होते हैं। अब इसमें कुछ छोटे छोटे हम लोग इसके डिफिनेशन है, उन डिफिनेशन को देख लेते हैं। कैसे, उन डिफिनेशन को याद नहीं करेंगे, याद नहीं करना हमको। देखिए फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स याद करने वाली चीज नहीं होती है। इसको जितना आप समझेंगे उतना ही क्या होगा, आप मैच्योर बनेंगे, चीजें आपके ज्यादा समझ में आएंगी। स्टेप बाय स्टेप जब चलेंगे, हर चीज आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। तो ये याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है।
तो ठीक है, हम लोग कुछ इससे संबंधित जो डिफिनेशन है उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें छोटा छोटा डिफिनेशन क्या है, नोट्स आप तैयार करते रहेंगे। इसमें देखिए छोटे छोटे डिफिनेशन क्या आते हैं। देखिए पहला चीज इसमें आता है, इसका वक्रता केंद्र क्या होता है ना, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसका, गोली दर्पण का ना, वक्रता केंद्र, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, इसको जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वीडियो को पॉज करके नोट्स को तैयार करते रहें। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत कम चीज आपको बता पाएंगे ना, वीडियो लंबी होती जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, चीजों को आप अपने आप से वीडियो को रोक रोक करके लिखते रहेंगे। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, ये गोली दर्पण, जितने भी गोली दर्पण है, नहीं ये गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले, ये खोखला गोला था ना, ये जो आपके क्या होते हैं गोली दर्पण होते हैं, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, इसी के तो भाग है ना, ये इस गोले के ही भाग हैं, उसके केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो इसका डिफिनेशन कैसे आप लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे वक्रता केंद्र का, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कह देंगे। यानी इसका भी वक्रता केंद्र यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। तो सभी गोली दर्पण का क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि वो किसी न किसी गोले से क्या हुए, कटे हुए काट करके निकाले गए होते हैं ना। तो ठीक देखो ये तो वक्रता केंद्र जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि इसका जो ध्रुव होता है, गोली दर्पण का ध्रुव, आपसे ध्रुव पूछा जाएगा, पोल क्या होता है, नहीं पोल क्या होता है, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ध्रुव किसे कहते हैं, देखिए किसी भी गोली दर्पण के, गोली दर्पण जो आपका होता है उसके मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कह देते हैं, ध्रुव कह देते हैं, ध्रुव पोल इसका कह देते हैं। किसी गोली दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कह देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, यही पॉइंट इसका ध्रुव होगा ना, ध्रुव इसको कह देंगे हम लोग, ध्रुव होता है, ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये गोले का कटा हुआ भाग होगा, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसी के केंद्र को हम लोग इसका वक्रता केंद्र कर देंगे। यानी इस गोली दर्पण का, ये जो गोली दर्पण, कौन सा गोली दर्पण है नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर कलई कर देते, इसको अवतल बना लेते हैं ना, अवतल गोली दर्पण है ये, ठीक अवतल गोली दर्पण है। तो ये क्या आपका हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है गोली दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है ना, मुख्य अक्ष पूछा जाएगा आपको, मेन एक्सिस इसको बोला जाता है, मेन एक्सिस बोला जाता है ना, मेन एक्सिस। ये केवल इसी में नहीं होगा, ये तो अवतल हम बनाए हैं ना, अवतल है ये, इसी तरह का क्या होगा, उत्तल में भी होगा, ये अवतल है, हम लोग उत्तल में भी यही कार्यक्रम होगा। देखिए ये अवतल है ये मान लीजिए हम लोग उत्तल बनाए हैं, इसे उत्तल गोली दर्पण बनाए हैं। इसमें कलई कहां से होगा, पीछे की साइड से हम लोग कलई कर देते हैं, इसमें दबे हुए भाग पे कलई कर देते हैं, परावर्तन उभरे भाग से करेंगे। तो इसका भी क्या होगा, ये जो मध्य बिंदु होगा इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव, पोल कहलाएगा। ये भी किसी का कटा हुआ, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका भी केंद्र ही कहीं होगा। तो इसका भी क्या होता है, ये सी होता है, इसका वक्रता केंद्र उधर होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, ठीक। ये तो मुख्य अक्ष। अब देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये अवतल गोली दर्पण का मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसमें भी हो जाएगा गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। देखो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष कह देंगे। तो इस तरह से ये मुख्य अक्ष हो जाता है। फिर देखिए पूछा जाता है, मुख्य अक्ष हो गया,
फिर पूछा जाता है आपसे कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है। अवतल गोलीय दर्पण का फोकस, गोलीय दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस किसे हम लोग कहेंगे, अवतल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है ना, का फोकस क्या होगा, अवतल गोलीय इसका फोकस क्या होगा। अब देखिए इसमें इसका डिफिनेशन कैसे आता है कि रखेंगे हेडिंग डाल करके, डिफिनेशन आप पहले समझो, समझने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे, रखना नहीं है। देखिए अवतल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए मुख्य अक्ष यही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए समांतर जा रही नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये समांतर रेखा है, ध्यान रखिएगा, समांतर रेखा है ना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, देखिए मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस। ठीक, तो आपको डिफिनेशन इसका लिख लेना है। देखिए अब मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी लाइनें जाएंगी, जितनी भी प्रकाश किरणें जाएंगी, वो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी, फोकस से होकर जाती हैं, जितनी भी किरणें जाती है ना। तो फोकस किसे कहेंगे, फोकस अगर कोई पूछता है कि गोलीय दर्पण का फोकस, तो आप ये पूछिए कि गोलीय दर्पण का फोकस अवतल गोलीय दर्पण का या उत्तल गोलीय दर्पण का ना। तो अवतल गोलीय दर्पण का अगर फोकस पूछा जाएगा तो उसका डिफिनेशन क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद फिर पूछा जा सकता है उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होगा, उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस पूछा जाएगा। तो उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होगा, दर्पण का फोकस। देखिए उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस किस तरह से हम लोग याद करके रखेंगे, समझेंगे इसको। नहीं, ये देखो मुख्य अक्ष है इसकी ना, मुख्य अक्ष को समझ में आया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होती है। देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हमको निकालना होगा फोकस क्या होगा, तो इसमें भी हो जाएगा। देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात देखिए इसका जब परावर्तन होगा इधर कहीं जाएगा ना, प्रकाश की किरणें पीछे नहीं जाएंगी। अब ये किरण यहां से रिटर्न हो जा रही है, देखिए यहां से गई, अगर हम लोग लाइट यहां जलाएंगे, टॉर्च यहां जलाएंगे तो प्रकाश किरण क्या होगी, ऐसे इस मार्ग से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसलिए अब ये मुख्य अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, अब काट नहीं रही है, लेकिन अगर क्या होगा, कोई व्यक्ति यहां पे होगा, अगर कोई व्यक्ति यहां पे है तो उसको क्या लगेगा, ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है पीछे, यहां इसको पीछे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये लगेगा यहां से आ रही है ना। देखो इसको डॉटेड हम लोग बढ़ा लेंगे इस तरह से, उसको ये लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है ना, यहां से देखो इस जगह से, यानी मुख्य अक्ष को कहां काट रही है, इस बिंदु पे काट रही है ना। सी को यहां नहीं रखेंगे हम लोग, सी को पास ले लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर होता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग ना। सी, तो इसका जो फोकस होता है दर्पण के पीछे होता है ना, दर्पण के पीछे प्रकाश किरणें नहीं जाती हैं क्योंकि इधर से क्या पेंट है ना, इधर से जब पेंट है तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, इधर नहीं जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई यहाँ रहेगा तो उसको यहाँ लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही हैं। इसका परिभाषा क्या बताएंगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल गोलीय दर्पण से, ये उत्तल है, ध्यान रखिएगा ये उत्तल है, उत्तल गोलीय दर्पण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, देखो लग रहा है कि यहाँ पे काटेगी नहीं, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस ना। देखिए एक चीज में ध्यान रखिएगा कि इसको ऐसे भी बता सकते हैं, जो इस तरह से भी लिख सकते हैं डिफिनेशन को, इसको
कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या लग रहा है यहां से आ रही नहीं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उत्तल गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का फोकस करते हैं, उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस कहेंगे ना। तो ठीक इतनी चीज। अब देखो एक चीज क्या होता है, जो अवतल गोलीय दर्पण का फोकस होता है, इसमें लिख लेंगे अवतल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही हैं। देखो यहाँ पे वास्तव में प्रकाश की किरणें काट रही हैं। और अवतल गोलीय दर्पण का फोकस क्या होता है, आभासी होता है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे आभास हो रहा है, काटता हुआ आभास हो रहा है, काट नहीं रही है। तो इसका इमेजिनरी होता है, इसका रियल होता है ना। तो इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, इनके फोकस का पता चल जाएगा, फोकस क्या होता है इनका, तो फोकस आप जान जाओगे ना। तो ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे, इसका वीडियो को आप देख करके, देखने के बाद इसका भी क्या करेंगे, आप डिफिनेशन तैयार कर लेंगे, परिभाषा इसका तैयार कर लेंगे ना। उत्तल गोलीय दर्पण का फोकस हो गया ना। उसके बाद देखो आता है, कल हम लोग देखे थे प्रतिबिंब जो था दो प्रकार का था, वास्तविक था और एक क्या था, आभासी था। अब इसमें भी क्या होता है, प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल गोलीय दर्पण या अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इसका तो आभासी होगा, इसका क्या होगा, वास्तविक होगा। इसको रियलिटी में हम लोग देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते ना, जैसा कि कल हम लोग प्रैक्टिकल करके देखा गया था ना। इसमें देखिए, अब इसमें प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आपको देखिए बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण, या डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या है, उन्हें लिखिए ना। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोग देखते हैं। तो चलिए ठीक है, इसे मिटा देते हैं। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देखिए, नियम को ध्यान रखेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे। देखो क्या होता है, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अब इसमें दोनों दर्पण आ गया, उत्तल भी आ गया, अवतल भी आ गया। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम, बनने के नियम। देखिए हम लोग क्या करेंगे, उन नियमों को देखेंगे जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे ना। तो चलो ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम देखते हैं। इसके निम्न नियम है, इसके निम्न नियम है। निम्न नियम कौन कौन से नियम होते हैं, इसके निम्न नियम है, निम्न नियम है। नियम नंबर 1 क्या होता है, हम लोग दोनों को देखते चलेंगे, उत्तल को भी देखते चलेंगे, अवतल को भी देखते चलेंगे ना, उत्तल अवतल दोनों। तो पहला अवतल के लिए हम लोग देखते हैं। पहला नियम क्या होता है, फिगर ऐसे हम लोग बना देंगे, दोनों का फिगर बनाते चलेंगे। ये आपका कौन सा दर्पण है, कोई दर्पण नहीं भी गोलीय दर्पण है। जब हम लोग क्या किए, इसके उभरे हुए भाग में क्या कर दिए, पेंट कर दिए, उभरे हुए भाग पे पेंट कर दिए, तब ये कौन सा दर्पण बन गया, ये बन गया आपका अवतल ना, अवतल। और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया ना। और यहां पे इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये तो अवतल हो गया। उसके बाद क्या होता है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, उत्तल को भी बना देते हैं। ये कौन सा दर्पण है, अभी गोलीय दर्पण है। पीछे से दबे विभाग पे हम लोग क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे। जब दबे विभाग पे पेंट कर देते हैं तो ये कौन सा दर्पण बन जाता है आपका, ये बन जाता है उत्तल गोलीय दर्पण बन जाता है ना, उत्तल। ये इसका क्या हो जाएगा, पोल, पोल होगा इसका, ये इसका ध्रुव हो जाएगा। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, सी हो जाएगा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी ना। ये इसका मुख्य अक्ष हो जाता है। देखिए तो इसमें नियम क्या होते हैं, पहला नियम होता है जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। पहला नियम देख रहे हैं हम लोग, पहला नियम दोनों के लिए देख रहे हैं।
जो किरण मुख्य, देखो जो फोकस होता है इन दोनों के मध्य में होता है ना, मध्य में फोकस हो जाएगा, इसका भी फोकस जो होगा मध्य में होगा। ये आभासी होगा, ये वास्तविक होगा। पहला नियम होता है जो किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर जाती है ना, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है ना, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया किसमें, अवतल के लिए आप ऐसे लिखोगे। और इसमें क्या हो जाएगा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है परावर्तन के पश्चात, देखिए पहले एक लाइन ऐसे आप बढ़ा दीजिएगा, फिगर आपका सही बनेगा, इंच पटरी से बनाइएगा। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ये क्या होती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। नहीं, ये आप क्या करेंगे, इंच पटरी से बनाएंगे, इसको पीछे इंच पटरी से बढ़ाएंगे। जब पीछे इंच पटरी से बनाएंगे तो लाइन सीधी एकदम होनी चाहिए ना, सीधी लाइन होनी चाहिए ना, इस तरह से डॉटेड लाइन होनी चाहिए। ये इधर प्रकाश की किरण जाती नहीं है, खाली जाती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है ना। तो देखो ये पहला नियम हो गया कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उत्तल दर्पण में फोकस से जाती है, अवतल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां से देखेंगे फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये पहला नियम आपका हो जाएगा। उसके बाद होता है दूसरा नियम, इसका होता है दूसरा नियम क्या होता है, देखिए दूसरा नियम क्या होता है, जो किरण फोकस से होकर जाती है, अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो जो किरण फोकस से होकर जाती है, देखिए ये वाली किरण, ये वाली किरण, जो किरण फोकस से होके जाती है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, हर नियम के लिए अलग अलग फिगर बनाएंगे ना। फिलहाल तो हम एक ही में बना दे रहे हैं, चलिए हम भी अलग अलग ही बनाते हैं ना, देखो अलग अलग ही बनाते हैं। ये तो पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम को देखते हैं हम लोग। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, पहले हम लोग अवतल को बना लेते हैं। ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल, इसमें हम लोग क्या किए, कलरी कर दिए इस तरह से। और ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, इधर क्या किए, पीछे से कलरी कर दिए। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा मध्य बिंदु, सी और पी का मध्य बिंदु, सी और पी का मध्य बिंदु यहाँ पे भी हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है, उत्तल अवतल दर्पण के लिए क्या होता है, अवतल गोली दर्पण के लिए जो किरण फोकस से होकर जाती है, जो किरण फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे इसमें भी होता है, इसमें जो किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए जो किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत, ये लग रहा है कहां जा रही है, फोकस की तरफ। जो किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, किसमें, उत्तल में। तो इसका दूसरा नियम कैसे लिखेंगे, दूसरा नियम लिखेंगे, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, सॉरी, जो किरण फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा उत्तल दर्पण में जो किरण फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है ना। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, लिख लीजिएगा नियम को। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम होता है, तीसरा नियम इसका होता है, जो किरण, देखिए ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया ना, कलई कर देंगे हम लोग, इधर से भी कलई कर देंगे हम लोग, कलई इधर से हो जाएगा, पेंट कर देंगे। ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसका सी हो जाएगा, इनको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो जाती है, ये इसका पी हो जाएगा, ये इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। अब इसमें देखो क्या होता है, जो किरण कहां से जाती है, तीसरा नियम क्या होता है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या करती है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या होती है, वापस चली जाती है ना। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अवतल दर्पण में, ऐसे लिखेंगे, अवतल दर्पण में जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात क्या होती है, अपने मार्ग से वापस चली जाती है। इसमें क्या करेंगे, उत्तल में जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए
ये वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत हो रही है। फिगर बढ़िया बनाएंगे आप लोग, फिगर जितना बढ़िया आप बना, इंच पटरी रखेंगे पूरा यहां से वहां तक रखेंगे, इधर कंटिन्यूअस लाइन इधर डॉटेड लाइन ना। तो जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात क्या होती है, वो अपने ही मार्ग से क्या होती है, वापस चली जाती है। इसमें भी वही होता है ना, अपने ही मार्ग से वापस चली जाती है। तो तीसरा नियम हो जाएगा कि देखो क्या हो जाएगा, जो किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी अवतल दर्पण में, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से वापस चली जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, जो किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग से क्या होती है, वापस चली जाती है। इसमें एक नियम और हम लोग जोड़ देते हैं, चौथा नियम ना। ये तो 3 नियम हो गया, 3 नियम भी लिखेंगे आप तो आपका ये चीज फाइनल है, लेकिन चौथा नियम को हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका चौथा नियम क्या हो जाता है कि मान लीजिए ये कौन सा दर्पण, जब तक कले नहीं की तब तक गोली दर्पण, अब ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण हो गया। किस तरह से आपका ये उत्तल दर्पण हो गया। ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया। इनको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये मिडिल पॉइंट इसका फोकस, ये मिडिल पॉइंट इसका भी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा ना। हम लोग जो चौथा नियम इसको क्या करेंगे, जो किरण ध्रुव पर किसी कोण पर गिरती है, जो किरण ध्रुव पर किसी कोण पर गिरती है, मान लीजिए आई कोण पर गिरी है, तो वो उसी कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। नहीं, जो किरण ध्रुव पर जितने कोण पर गिरती है उतने ही कोण से क्या हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है। यानी यहाँ पे परावर्तन के नियम का पालन होता है ना। तो जो किरण ध्रुव पे क्या हो रही है, जो किरण किसी ध्रुव पर किसी कोण पर गिरती है, वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। नहीं, तो इसको ऐसे लिख देंगे। यहां पे भी होगा, जो किरण क्या करेगी, ध्रुव पर गिरेगी, जो किरण ध्रुव पर किसी कोण पर गिरती है, जो किरण ध्रुव पर किसी कोण से गिरती है, वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है। यहां से परावर्तित हो गई, तो परावर्तन के नियम माने आई बराबर कितना होना चाहिए, आर। परावर्तन का नियम हम लोग देखे थे ना, तो आई बराबर कितना होना चाहिए, आर। तो इस तरह से क्या हो गया, आप परावर्तन के नियम तक पहुंच गए ना। तो ये सब चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। जब आप ये सब क्लियर करके चलेंगे, देखिए ये जो लाइफ चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये आपके जो आपके क्या नाम होता है, हाई स्कूल होता है, इंटर होता है, यहाँ के अलावा जब आप क्या होता है अपर क्लासों में जाते हो, ये लाइट क्या करता है, आपका बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन जाता है ना। किसी भी चीज के लिए, चाहे आप आईआईटी के लिए जा रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हो, मेडिकल के लिए जा रहे हो, या किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो आप ना, जिसमें साइंस सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वहां पे लाइट से जरूर क्वेश्चन आते हैं। और लाइट के क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका फंडा क्लियर हो ना। फंडा क्लियर होना चाहिए। जो चीजें बताया गया है इनको ना रटे, आप रटे ना, इनको अपने कॉपी पे रफ पे बना के इनको क्या करना, समझें। जब एक बार समझ गए आप, तो आपकी भूलने वाली चीजें नहीं होती हैं। बाकी जो कुछ भी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्या होगा, इन्हीं पे बेस्ड होगा। ये सब का आधार यही है। आशा करते हैं कि आपको यहां तक की चीजें पूरी तरह क्लियर हो गई होंगी। आगे आने वाले वीडियो में क्या करेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है उसका किधर से कलई होता है। तो उत्तल दर्पण का आप देखो ना, उत्तल दर्पण में नीचे की तरफ कलई होता है, उत्तल दर्पण में बाहर तरफ उभरे विभाग में कलई होता है। तीन चीजों को हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी, ऐसे उत्तल दर्पण और गोली दर्पण को दिखा करके बताएंगे आपको ना। तो आशा करते हैं आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और अगले वीडियो में फिर हम आपको आगे लेके चलेंगे ना। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, जय हिंद जय भारत।